सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कौशिंद्र कुमार और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एचडी क्लासेस 9th एंड 10th में। तो आज हम शुरू करने वाले एक प्यारा सा सेशन क्लास 10th के लिए जो होने वाला यूपी बोर्ड के लिए। तो कैसी है क्लास 10th वाली आर्मी? आज से आपके लिए मैथ्स की क्लास 10th क्लास के लिए 9th क्लास के लिए यहीं पर मिलेंगी, अल्टरनेट डे में मिलेंगी। ठीक है भाई, तो 10th क्लास वालों तैयार हो जाओ। तो हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, बहुत प्यारा सा चैप्टर क्या कह रहा है भाई? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। हम विद कॉन्सेप्ट सारी एक्सरसाइज करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट के साथ। तो देरी ना करते हुए चलते हैं। उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन। हमारे पास एचडी क्लासेस यानी कि जो अपना प्यारा सा छोटा सा चैनल है, ये 3 चैनल्स हैं। एक है एचडी क्लासेस ग्रेजुएशन एंड हायर एजुकेशन, ये है बीएससी के लिए। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की सारी क्लासेस यहाँ अवेलेबल हैं। एचडी क्लासेस 11th एंड 12th, पता चली गया होगा, 11th और 12th के लिए। और एचडी क्लासेस 9th एंड 10th। तो आपके कोई भी भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार कोई भी इन क्लासेस में हैं तो उन्हें जरूर बताएं, ताकि उन्हें अच्छा से अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। उसके बाद क्लास नोट्स या पीडीएफ लेने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप, आप यहां से इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए अब शुरू करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। तो भाई आज का सेशन बोल रहा है, पहले हम क्या करेंगे? पहले आप मेरी बात सुनेंगे, फोन लेके कोई नहीं लेटेगा, सीधा चुपचाप जाओ, एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर आओ। चुपचाप जाओ, एक रफ कॉपी एक पेन लेकर आओ और सीधे बैठ के देखो। जो मैं बोलूं की पॉइंट लिखने हैं, जो मैं बोलूं की पॉइंट लिखने हैं। जब मैं समझाऊं उस टाइम कुछ नहीं लिखना है। चलिए तो भाई शुरू करते हैं अपना प्यारा सा सेशन। सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम क्या है भाई? रियल नंबर्स। जिसे अपन क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। और अगर किसी को भी संख्याओं में कोई दिक्कत हो कि वास्तविक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होता है, तो इसी चैनल पर क्लास 9th के लिए हमने जो वीडियो डाल रखी है ना, आप उसे एक बार जाकर देख आना, क्योंकि उसी चैप्टर से जुड़ा हुआ ये उसका अगला पार्ट है। उसी चैप्टर से जुड़ा हुआ ये उसका अगला पार्ट है। फिर भी मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से डिनोट करते हैं। जो भी संख्या हम काउंटिंग में यूज करते हैं, जो भी संख्या हम हमारे मुंह से प्राकृतिक रूप से निकलती हैं। जैसे मैंने बोला कि कुछ भी चीज तुम काउंट करोगे तो कैसे करोगे? 1 2 3, तो 1 से शुरू हुई वो संख्या होती है प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3। इस तरीके से ये प्राकृतिक संख्या होती हैं जिन्हें हम डिनोट करते हैं n से। उसके बाद आता है अपना होल नंबर, जिसे अपन बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं भाई? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 ऐड कर दो प्राकृतिक संख्याओं में, 0 ऐड कर दो प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक है भाई। इसके बाद अपना आता पूर्णांक, जिसे अपन i या फिर z से दिखाते हैं। पूर्णांक क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं में देखो, 0 से आगे गए पॉजिटिव वाले सारे मान मिल रहे हैं, 0 से आगे गए पॉजिटिव वाले सारे मान मिल रहे हैं। इसके अंदर मैं निगेटिव और जोड़ दूं, इसके अंदर में निगेटिव और जोड़ दूं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। ठीक है भाई। इसके बाद अच्छा भैया, यो तो हमने अभी तक हम तो पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, यो कहां से बता रहे हो? भाई वास्तविक संख्या कतई समझ में नहीं आएंगी जब तक तुम्हें ये वाली चीजें क्लियर नहीं होंगी। इस चैप्टर में तुम्हें वास्तविक संख्याओं में कुछ नहीं पढ़ना, तुम्हें इसमें पढ़ना एलसीएम एचसीएफ, फैक्टर्स, फैक्टर पढ़ने, प्राइम नंबर, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, ये चीज पढ़नी है। पहले तुम यहाँ पे देखो जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद अपने पास आता है रेशनल नंबर, जिसे अपन क्यू से दिखाते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है मेरे भाई? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कहती हैं कि ऐसी संख्या है जिसे अपन p बटे क्यू, आपकी किताब में लिखा हुआ a बटे बी, p बटे क्यू या फिर a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, बी के रूप में लिखा जा सकता है। उन्हें अपन बोलते हैं क्या? परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या मेरे भाई? परिमेय संख्याएं। अच्छा भैया,
जब ऐसी संख्या हम परी में बोल दिया p/q के रूप में लिख रहे हैं तो हर चीज का एक ना एक विरोध जरूर होता है, एक ना एक अपोजिट चीज जरूर मिलती है। तो ऐसी भी तो संख्याएं होंगी जिसे हम p/q में ना लिख सकें। भाई ऐसी भी तो संख्या होंगी जिसे p/q के रूप में ना लिख सकें। मैंने लिखा पाई, क्या ऐसा p/q में लिख दोगे? नहीं लिख सकते। भाई 22/7 परी में है लेकिन पाई परी में नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई का मान कितना था? 3.1415। इस तरीके से चलता रहता है। और ये दशमलव का कौन सा प्रसार होता है भाई? दशमलव का कौन सा प्रसार होता है? ये होता है अनवसानी अनावृत्ति। अनवसानी क्या चीज है? अशांत अनावृत्ति, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इस वजह से ये हो जाता है अपना अपरिमेय। फिर उसके बाद अपना अपरिमेय का सेट आता है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है भाई, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब मेरे भाई यहाँ पे आ जाओ। मैंने एक सेट बनाया जिसके अंदर मैंने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों लिख दी। परिमेय और अपरिमेय दोनों लिख दी। तो सच काइंड ऑफ नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिसमें मैंने परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही संख्याएं लिख दी, जिसमें हमने दोनों संख्याएं लिख दी, उन्हें हम बोलते हैं रियल नंबर्स। उन्हें हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। उन्हें हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है भाई, हमें वास्तविक संख्या की परिभाषा में सिर्फ इतना जानना था कि रियल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को एक साथ लिख दें तो वो वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं, वो वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। अब हमें इसमें पढ़ना क्या है? देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ निकालना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। बाकी इसके बाद भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है ये वाली चीज हम पहले देखेंगे। भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है ये वाली चीज देखेंगे। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, फिर अपन चलेंगे क्वेश्चंस पर, प्यारी सी एक्सरसाइज 1.1 पर। ये बात याद रहेगी, नोट कर लेना इसे। चलिए मैंने लिखा भाई एलसीएम, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब भाई तुम इसे लैसा बोलते हो या नहीं? लैसा बोलते हो नहीं? लघुत्तम समापवर्त्य मतलब एक ऐसी संख्या, मैंने लिखा 5, 8 और 12, लिख लो 4, इनका लैसे बताओ। 5, 8, 4 का लैसे बताओ, लघुत्तम समापवर्त्य बताओ, एलसीएम बताओ। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है भाई? ध्यान से सुनना, एलसीएम क्या बोलूंगा मैं, ध्यान से सुनना, एलसीएम क्या बोलूंगा। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह इनका लघुत्तम समापवर्त्य होता है। वह इनका लघुत्तम समापवर्त्य होता है। वह इनका लघुत्तम समापवर्त्य होता है। ठीक है भाई। अब देखो मैंने लिखा 5, 5 के फैक्टर कैसे करूंगा मैं? तोड़ूंगा कैसे भाई? 5 को तो 5 ही लिखा जाएगा, ये किसी और चीज से डिवाइड नहीं होगा। 8 को कैसे लिखूंगा मैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा फिर आगे क्या है? 4, 4 को क्या लिखूंगा मैं? 2 गुणा 2, यानी कि 2 की पावर 2। अब देखो एलसीएम निकालने की एक सीधी सी बात बताऊं। सबसे पहले तुम फैक्टर में लिखोगे इस तरीके से, फैक्टर में लिखोगे भाई। फैक्टर में लिखने के बाद जहां जहां जो चीज हाईएस्ट पावर लेनी है, हमें सबसे ज्यादा वाली पावर लेनी है। भाई यहाँ पे देखो 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1, यहाँ 5 की पावर 0, यहाँ 5 की पावर 0, तो 5 की सबसे बड़ी पावर क्या हो गई? 1 होगी मेरे भाई, 1 हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5। अब इसमें और कुछ तो है नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ क्या है? 2, 2 की सबसे बड़ी पावर 3, तो बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी है मेरे भाई 3। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसकी गुणा में, इसकी गुणा में क्या लिख दूंगा? 2 की पावर 3, 5 गुणा 2 की पावर 3। तो ये कितना हो गया मेरे भाई? 5 गुणा 8 बराबर 40।
अब तुम देख लो 40 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसे ये तीनों नंबर डिवाइड कर सकें, जिसे ये तीनों नंबर पूर्णतः विभाजित कर सकें। देखो 5 से भी 40 डिवाइड होगा, 8 से भी होगा और 4 से भी होगा। इसके बाद एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम क्या हुआ भाई? क्या था लेसे? खत्म। लेसे क्या था? खत्म जो भी था भैया। लेसे क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्याएं, वह छोटी से छोटी संख्याएं जो दी गई सारी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मेरे वर्ड पे ध्यान देना, पूर्णतः विभाजित, पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए। उसके बाद अपन आते हैं HCF से। यह होता अपना क्या बोलते हैं इसे? मैस है, महत्तम समापवर्तीय, महत्तम समापवर्तीय। इसे HCF भी बोला जाता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या बोल दिया मैंने, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे देखो हमने एलसीएम में क्या बोला? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सारी संख्याओं से विभाजित हो जाए। यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। देखो मैंने लिखा 126, 26 और 40। मैंने आपसे पूछा इसका HCF बताओ, HCF बताओ। भैया HCF क्या बताना, पहले इसका सीधा फैक्टर रूल लगा लो, फैक्टर रूल लगा लो, लगा लो। 126 को डिवाइड करो, देखो 2 से करूंगा 63, 3 से करूंगा, सही है 31। अब ये किसी चीज से डिवाइड नहीं होगा भाई, 31 किसी भी चीज से डिवाइड नहीं होगा। जब 31 किसी चीज से नहीं कटेगा तो हम उसे 31 लिख देंगे। तो मैं 126 को क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई? मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 31। अब आता 26। 26 को किस तरीके से लिखा जा सकता है भाई? 26 को 26 को 26 को 26 को 26 को देखो 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, यानी कि 2 इंटू 13। और फिर आता अपना 40। 40 को कैसे लिखोगे? 2 गुणा 2 यानी 4 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अच्छा 3 दूनी 6, ये 21 बार जाएगा मेरा भाई, ये 21 बार डिवाइड होगा। और जब ये 21 बार, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, ये मेरे भाई 21 बार डिवाइड होगा तो 3 से फिर जाएगा 7 टाइम और 7 से जाएगा 1 टाइम, क्योंकि 7 को हम डिवाइड नहीं कर सकते। 3 इंटू 7। अब देखो मैं पहले इसका निकालूंगा HCF। मेरी बातों पे ध्यान देना, मेरी बातों पे ध्यान देना। मैंने बोला HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सारी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। इसमें क्या था? पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः हो जाए, पूर्णतः कर दे। ठीक है भाई, याद रहेगा, याद रहेगा। तो चलिए इसका बताओ। इसमें देखो, इसमें हमने क्या बोला तुमसे कि सबसे बड़ी पावर लेनी है, इसमें हमें लेनी है सबसे छोटी पावर। पावर भूल जाओ, पावर भूल जाओ। इसमें हमें ऐसी चीज लेनी है, HCF में हमें ऐसी चीज लेनी है जो सारी संख्याओं में कॉमन हो। देखो भाई मेरे भाई, यहाँ से 2 सारी की सारी संख्याओं में कॉमन आ रहा है। क्या हो गया भैया? आ तो रहा है। ये 2 सारी की सारी संख्याओं में कॉमन है। क्या इसके बाद कुछ चीज कॉमन है? देखो 3 यहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, 3 है नहीं है, 5 है कहीं और नहीं है, तो मतलब कॉमन क्या है? 2। तो इसका HCF अपना हो गया 2। HCF क्या हो गया? 2 हो गया ना, 2 हो गया। तो अब उसके बाद यहाँ पे देख लो तुम, कुछ चीज कॉमन नहीं आई। इसकी पावर कैसे लिखूंगा मैं? 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। इसे कैसे लिखूंगा? 2 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। इसे कैसे लिखूंगा? 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। तो मुझे सबसे छोटी छोटी पावर लेनी है। 2 की सबसे छोटी पावर 1 1 3, सबसे छोटी कौन होगी? 2। 3 की सबसे छोटी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, तो हम 0 ही लेंगे, सबसे छोटी लेनी है। और अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो बड़ी वाली लेंगे, तो बड़ी वाली लेंगे। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तो आगे देखिए। अब आगे हमें क्या देखना है? आगे मेरे भाई हमें देखना है, ये लेते हैं।
आगे एक नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। भाई देखो तुम्हें एक बात बताऊं, जो मैं ये पढ़ा रहा हूं ना तुम्हें, जो 9th क्लास का पहला चैप्टर है उसका सारा मैंने डाल दिया है कंटेंट इस पर। 10th क्लास का भी अब आज से डलना शुरू हो जाएगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये 9 10th वाला, जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं ना, जो आगे चल के सोचेंगे कि हाँ हम कंपटीशन की तैयारी करनी है, भाई नंबर सिस्टम वाला चैप्टर चल रहे हैं ये दोनों। कौन से नंबर सिस्टम? हर कंपटीशन पूछे जाते हैं, हर एक कंपटीशन में आता है। मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे सिर्फ ये अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और संख्याओं में पूछा जाता है बहुत चीजें। इसमें एक चीज आती है विभाजिता का रूल, जो कि 7th और 8th क्लास में पढ़ के आए होगे तुम, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सीट की पेटी बांध के और ध्यान से देखें, नोट हाथों हाथ करते रहे, नोट हाथों हाथ करते रहे मेरे भाई। अभाज्य संख्याएं, और एक मैं लिखूंगा इधर, एक मैं क्या लिखूंगा मेरे भाई, अरे नाराज हो रहा, एक मैं लिखूंगा इधर भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या। देखो अभाज्य पढ़ने से पहले हम भाज्य देखेंगे, अभाज्य देखने से पहले हम भाज्य देखेंगे। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो एक से और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जाती हो। क्या बोल दिया भैया? देखो सुनो, ऐसी संख्या, यहां पे हो पहले, फिर अभाज्य पर। अभाज्य ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जो स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो। और इधर क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इधर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब देखो मैं बोला क्या भैया, हमें पढ़ लेना पड़ा, तुमने क्या क्या बोल दिया, क्या लिख दिया, तो यहां देख लो अब चुपचाप। ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या, मैं लिखा ऐसी कोई भी संख्या जो स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो। भाई तुम्हें पता है एक ऐसी संख्या है जो हर किसी संख्या को विभाजित कर सकता है, एक ऐसी संख्या है जिसकी गुणा किसी भी संख्या के साथ करें वही मिलती है। तो मतलब एक से हम किसी को विभाजित करेंगे वही संख्या मिलेगी। और क्या मैं, और ऐसी ही एक संख्या है, जैसे मैंने लिखा 13, तो 13 से मैं 13 को विभाजित कर सकता हूँ, एक से मैं 13 को विभाजित कर सकता हूँ। तो मतलब अभाज्य संख्याओं का मैं अगर उदाहरण दूं, 13 मैंने लिया एक एग्जाम्पल लिया 13। देखो भाई 13 ऐसी संख्या है जो कि 13 से विभाजित होगी या फिर एक से विभाजित होगी, जो 13 से विभाजित होगी या फिर एक से विभाजित होगी। इनके अलावा क्या 13 संख्या एक और 13 के अलावा किसी से विभाजित होगी? नहीं होगी। तो ये होती है अभाज्य संख्या। ये क्या होती है मेरे भाई? अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्याएं क्या होती है? जो इनके अलावा भी किसी से डिवाइड हो जाए। जैसे मैंने लिखा 12, भाई 12 को देखो, एक से तो सारी संख्या डिवाइड होती है और खुद से खुद संख्या डिवाइड होती है। देखो 2 छक्का 12, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 4 दिया 12, कितनी संख्याओं से डिवाइड हो गया? कितनी संख्याओं से डिवाइड हो गया? मतलब ये कैसी संख्या अपनी, ये कैसी संख्या मेरे भाई? भाज्य संख्या। समझ में आया? अभाज्य संख्या स्वयं और एक को छोड़कर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। अभाज्य संख्या स्वयं और एक के अलावा भी एक ना एक फैक्टर जरूर रखता होगा, एक ना एक गुणनखंड जरूर रखता होगा। मेरे भाई इन्हें क्या बोलते हैं अपन? मेरे भाई इन्हें क्या बोलते हैं अपन? इन्हें क्या बोलते हैं अपन? इन्हें बोलते हैं अपन गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड फैक्टर्स बोलते हैं मेरे भाई ने। क्या बोलते हैं मेरे भाई? फैक्टर्स बोलते हैं, गुणनखंड। तो चलिए इतनी बात समझ में आई मैंने क्या क्या बताया? तो एक बार रिवाइज, जस्ट रिवाइज।
अभाज्य संख्या स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगी। भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी कोई तीसरा यानी उससे अलग भी एक तो जरूर उसके पास कोई ना कोई क्या होगा, फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर। उसके बाद एलसीएम क्या है, एलसीएम भाई देखो नाम से समझो, एलसीएम क्या है, लोएस्ट यानी छोटे से छोटी, लेस है लघुत्तम समापवर्ती है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाए। और एचसीएफ क्या था, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें डिवाइड कर दे, हो जाए तो एलसीएम, कर दे तो एचसीएफ। चलिए अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। कुछ कॉन्सेप्ट इसके ऐसे हैं जो क्वेश्चनों के साथ में समझाए जाएंगे, क्वेश्चन के साथ में ही समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत प्यारा सा छोटू सा क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा मेरे भाई, ये बोल रहा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब भाई अभाज्य संख्या क्या थी, जो किसी से डिवाइड ना हो, तो मतलब हमें इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसी संख्याओं में तोड़ना जो किसी और से डिवाइड ना हो। जैसे भी मैंने लिखा 24, मैंने क्या लिखा मेरे भाई, मैंने लिखा 24, तो 24 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 24 को तो मैं 1 गुणा 24 भी लिख सकता हूँ, 6 गुणा 4 भी लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। क्या 4 अपना अभाज्य है, तुम बोलोगे भैया कतई नहीं है, ये तो 2 से भी डिवाइड होता है। क्या 6 अभाज्य है, कतई नहीं है, ये तो 3 से भी और 2 से भी डिवाइड होता है। तो इसका मतलब हमें अभाज्य में तोड़ना, अभाज्य मतलब देखो 1 आएगा, यहाँ पे आओ, 6 को तोड़ोगे तो 2 गुणा 3, फिर इसे तोड़ोगे तो 2 गुणा 2। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया भाई, इन बड़ी संख्याओं को छोटी में तो तोड़ा है, बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या में तो तोड़ा है, ऐसी संख्या में तोड़ा जो किसी और से डिवाइड ना हो, जो किसी और से डिवाइड ना हो। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 अपन से बोल रहा, अपन को दिया 140, क्या दिया मेरे भाई, 140, 140। और तुम कहोगे भैया ऐसे करके तुम लिख दो इधर को इधर को, है हमें भी तो बताओ। साफ सीधी बात, तुम्हें सीधा लगाना है, कौन सा, गुणनखंड विधि लगानी है। गुणनखंड विधि क्या कहती है, जो संख्या है उसे लिख लो। यह किस चीज से डिवाइड होगी, लास्ट का अंक देखो क्या है, 0। मैंने बोला था ना विभाजिता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल बोलते हो जिसे तुम, विभाजिता का नियम, वो 7th और 8th क्लास में है भर भर के, हर संख्या के डिविजिबिलिटी का रूल है उसमें, 11, 13, 7, 9, 2, 5, 7 सबका। यहाँ पे देखो लास्ट का अंक क्या है, 0। हमारा काटने का नियम क्या कहता है, हमारे डिवाइड करने का नियम क्या कहता है मेरा भाई, इधर एक बात मैं लिखूंगा उसे नोट कर लेना, छोटी सी है बहुत प्यारी सी बात है, इसे नोट कर लेना। 1 से तो हम डिवाइड करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक संख्या ऐसी है कितनी बार डिवाइड कर लो 1 आता ही रहेगा। कहां से शुरू करते हैं हम, छोटी से छोटी संख्या। सबसे पहले मैं देखूंगा 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, फिर मैं देखूंगा 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, फिर क्या आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, 4, कतई नहीं आएगा भाई, 4 क्यों आएगा, 4 अभाज्य है, नहीं 4 भाज्य है। तो यहाँ पे क्या आएगा 5, उसके बाद 7, 7 के बाद आता है 11, फिर 13, फिर 17, और इसी तरह से हम इन अभाज्य संख्याओं के रूप में इन्हें तोड़ते हैं। तो सबसे पहले 2 देखो, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, भैया बिल्कुल होगा, लास्ट में 0 है, तो देखो 2 7 14 और 0। अब बताओ क्या 2 से डिवाइड होगा, भैया 7 आएगा, नहीं होगा, है लास्ट का अंक देखो 0 है, फिर होगा 2 3 6 2 5 10, अब आ गया 35। क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा, 5 और 3 8, नहीं होगा। 5 से डिवाइड होगा, लास्ट का अंक 5 है, होगा। 5 7 35। क्या 7 किसी और चीज से डिवाइड होता है, हमने पहले अभाज्य में लिख रखा, नहीं होता। 7 एकम 7, खत्म। तो हमें इसका आंसर कैसे देना है कि 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया मैंने क्या बोला, समझ में आया। हमें ऐसी संख्याओं से डिवाइड देना है, ऐसी संख्याओं में तोड़ना है, ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जो किसी और संख्या से डिवाइड ना होती हो, किसी और संख्या से डिवाइड ना होती हो। पहला हो गया। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट अपन से बोलता है कि 156 को लिखो, 156 को लिखो। अगर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा काम करता होगा तो तुम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो,
देखो लास्ट का अंक क्या है 6, लास्ट का अंक 6, 2 से डिवाइड होगा, होगा, करो 2 से डिवाइड करूंगा पहले में, तो यहाँ पे 2 ही तो लिखा जाएगा, जिससे डिवाइड करते हैं वो लिखेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, यानी 78 बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई 78 बचेगा। 78 का भी लास्ट का अंक 8, फिर 2 से डिवाइड। भैया क्या कर रहे हो, हमारे समझ में आ रहा है, इधर को लिख लो, क्या है यो 156, करो डिवाइड, 78 दूनी 156, 39 दूनी 78, अब देखो 9 आ गया लास्ट में, 9 आ गया लास्ट में, क्या यह संख्या 2 से डिवाइड होगी? भैया कतई ना होगा, 3 से हो जाएगी, पर देखो 3 और 9 12, 3 और 9 12, यानी कि 13 या 39, अब 13 आ गई, 13 तो किसी से होती नहीं है, हमने पहले अभाज्य में लिख रखा है। तो इसके क्या हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ठीक है मेरे भाई, क्या हो गया 3 गुणा 13, 3 गुणा 13, 3 गुणा 13। चलिए मेरे भाई, अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा अपन से 3825, 3825। अब मेरे भाई से कौन करेगा 10 रुपए से तुरतुरे वाला सवाल। क्वेश्चन है 3825, 3825 लगा लो डिविजिबिलिटी रूल वाले में, लगा लो 3825 है ना, हाँ सही है, लगाओ। देखो लास्ट में अंक 5, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करो, 8 और 2 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 3 से डिवाइड होता तो मतलब ये 3 से होगा, 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक सॉरी 2 बचेगा 22, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, क्योंकि देखो यहाँ 22 बचेगा, ठीक है। 3 से डिवाइड होगा क्योंकि इनकी सारी संख्या होगा योग जो जोड़ के 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो कैसे करा मैंने, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचा 2 हो गया 22, 3 सत्ते 21 बचा 1 15, 3 पंजे 15। अब देखो 2 और 1 3, 7 5 12, फिर से डिवाइड होगा 3 से, करो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 है। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा मेरे भाई, देखो 4 2 6 तो ठीक है, लेकिन 5 आ रहा नहीं होगा ना, तो 5 लगाओ क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, फिर 5, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, अब आ गया 17, 17 किससे डिवाइड होगा? किसी से नहीं होगा भाई, 17 अभाज्य संख्या खुद के और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 17 एकम 17, कुछ नहीं बचा। तो ये 3825 हो गया अपना, 3825 हो गया अपना 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 17, ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? समझ में आया? अगर समझ में आ रहा हो ना तो नोट भी करते रहिए भाई, साथ साथ नोट भी करते रहना, और जहां भी तुम्हें कोई भी दिक्कत आए ना, कोई भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 5005, अरे 5005 करने की जरूरत है भैया, कर लो, वैसे इसके डायरेक्ट होते हैं। देखो मैंने लिखा 5005, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा 1001। अब किससे डिवाइड होगा ये? अब किससे डिवाइड होगा मेरे भाई? अब किससे डिवाइड होगा बताऊं? देखो अल्टरनेट नंबर लो, एक में से 1 और 0 1, 1 और 0 1, घटा क्या है 0, 1 11 से डिवाइड होगा, 11 निम 99, 11 एकम 11, 91 आया, 13 से डिवाइड होगा, 13, 7 से भी तो होगा ना, 7 से भी होगा ना डिवाइड पहले, अरे यार हाँ 7 से डिवाइड होगा कितनी बार? 13 बार, कितनी बार? 13 बार, और 13 से एक बार। अब तुम क्या होगा भैया, तुमने 11 पहले लिख दिया 7 बाद में लिख दिया, 11 पहले 7 बाद में, तो गलत हो गया, तुमने तो रूल नहीं लगाया भाई। एक बात बताऊं, तुम डिवाइड किसी भी तरह से करो, लेकिन रूल ये कहता है कि जो हमें डिवाइड करना है ना, जो हमें काटना है, वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, आगे पीछे होने से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 5005 को मैं कैसे लिखूंगा? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। समझ में आया? और अगर तुम्हें समझ में आया, अगर तुम्हें समझ में आया
तो मेरे भाई तुम समझ चुके होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तुम समझ चुके होगे अगर तुमने पहली वीडियो मेरी देखी होगी कि ये है आपका होमवर्क। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है भाई। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही बढ़िया सा मासूम सा प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कह रहा अपन से, कुछ तो कह रहा भैया, देख लो क्या कह रहा, हमें ना पता। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों HCF का एलसीएम ज्ञात करने हैं। भाई क्या ज्ञात करना है, एलसीएम HCF। अगर शुरू से ध्यान से पढ़ा होगा ना, जैसे मैंने बोला कॉपी पेन लेके बैठा होगा, जो मैं नोट करने के लिए बोला, नोट क्या होगा ना, कुछ नहीं है, क्या निकलना है, HCF एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा एलसीएम होता है। दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू एलसीएम होता है। तो पहले मेरे भाई इधर को आ जाओ। मैंने क्या बोला था तुमसे, मैंने बोला था कि मैं तुम्हें क्वेश्चन के बीच में भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो यहाँ पे तुम्हें एक कॉन्सेप्ट लेना है कि पहली संख्या की गुणा अगर मैं दूसरी संख्या से करता हूं तो, और उनके दोनों के एलसीएम की गुणा उनके HCF से करता हूं, तो ये दोनों की दोनों चीजें अपनी बराबर होती है। अब ये यही बात प्रूफ करवा रहा, यही बात क्या करवा रहा मेरे भाई, प्रूफ करवा रहा। अब देख लो, HCF याद है ना, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हें डिवाइड कर दे। एलसीएम क्या था, छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाए, ठीक है। पहले हमें निकालना है फिर सेटिस्फाई करना है। 3 है, 2 पार्ट मैं करूंगा, एक तुम करो। फर्स्ट पार्ट ही ले लो। फर्स्ट क्या बोल रहा हमसे कि 26 और 91 है। 26 और 91 लगा लो रूल, लगा दो रूल। 26 क्या कहता है मेरे भाई, किससे कटेगा, 2 गुणा 13, ठीक है। 2 गुणा 13 इतना डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें तो मुझे मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। 91 क्या, 91 अभी क्या भाई, जस्ट देखो 91 2 से नहीं होगा डिवाइड, 3 से 9 और 1 10 नहीं होगा, 4 से बिल्कुल नहीं होगा, जब 2 से नहीं होगा 4 से क्या होगा। फिर उसके बाद क्या देखते हैं अपन, 5, लास्ट का अंक है 1 नहीं होगा। उसके बाद आता 7, 7 से होगा, 7 से होगा 13 बार, और 13 खुद एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर, ठीक है। अब मैंने बोला क्या, पहले हम निकालेंगे इन दोनों का LCM, फिर हम निकालेंगे इनका HCF। एलसीएम के लिए मैंने बताया बड़ी से बड़ी पावर, तो इन दोनों में बड़ी पावर क्या है, 13 की 1 है, 2 की 1 है, 7 की 1 है और 13, ये हो गया इसका एलसीएम। और HCF क्या होगा, HCF होगा छोटी से छोटी पावर, HCF क्या होगा, छोटी से छोटी पावर। और मैंने HCF में तुमसे क्या बोला, पावर के झंझट में नहीं पढ़ना है, पावर की झंझट में नहीं पढ़ना है। जो सारे के सारे एक्सपेंशन में कॉमन आ जाए वही HCF है, जो सारे के सारे एक्सपेंशन में कॉमन आ जाए वही HCF। HCF क्या हो गया अपना 13, 7 दूनी 14 और 13, यहां से निकालो इसका एलसीएम, 13 7 91 और 91 दूनी 182। अब हमें सिद्ध करना भाई ये वाली बात जो इसने बोली है। देखो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो और इन दोनों की आपस में 26 गुणा 91 बराबर हमें करना है 182 गुणा 13, 182 गुणा 13। तो देखो 26 की 91 से गुणा करो, 26 की 91 से गुणा करो, कौन करेगा भाई, देखो मैं करूं, 91 छक्का, हाँ भाई 91 छक्का होते हैं 546, 546 का या 6 हासिल लगे 54। भैया 91 का पहाड़ा याद करना पड़ेगा, बिल्कुल ना करना पड़े। 90 का पहाड़ा याद है, 9 का तो याद है, 9 छक्का 54, 90 का करेंगे 540 और 91 का करूंगा तो एक और जोड़ दूंगा, ठीक है। कितने हो गए, 546 का 6 हासिल लगे 54 और 91 दूनी, अभी लिखा हमने 91 दूनी भाई 182 और 182 में 54 जोड़ दो, 182 में 54 जोड़ दो, कितना आएगा 6, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 2366, 2366। अब इन दोनों गुणा कर लो, देखो 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे तो 13 कितना, 13 अट्ठे हैं भैया, हमें ना पता, हमें पहाड़े याद ना भाई, याद करने पड़ेंगे। 13 चौका 52 और 52 दूनी 104, तो 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 का 6 हासिल लगे 10, 13 एकम 13 और 10 23। क्या ये दोनों बराबर आ गए, 23 होना भाई, क्या ये दोनों बराबर आ गए, क्या ये दोनों बराबर आ गए, हाँ भैया आ गए। और अगर आ गए तो अपना क्वेश्चन हो गया सेटिस्फाई, क्वेश्चन हो गया सेटिस्फाई यानी प्रूफ। इन दोनों को तुम करोगे भाई होमवर्क में,
है भैया क्या कर दिया, ये तो ना इंसाफी हो गई। देखो भाई मैं इनके फैक्टर बना के दे रहा हूं, करोगे तुम खुद। 510 के फैक्टर करेंगे जब अपन, तो देखो ये 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 2 से डिवाइड होगा कितनी बार, 205 बार, ठीक है। फिर उसे मैं डिवाइड करूंगा 5 से, 5 से कितनी बार होगा वो 205, 5 से 205 कितनी बार होगा 41 बार, और 41 किसी चीज से डिवाइड नहीं होता, तो हम उसे सीधा 41 लिख देंगे, ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद आता है बयान में, ये तो सबसे पहला अपना प्यारा सा छोटू सा 2 ही ले लो, 2 से डिवाइड होगा कितनी बार 46 बार, कितनी बार 46 बार, और 46 भी 2 से होगा कितनी बार, 46 2 से कितनी बार नहीं पता है, 23 बार, और 23, अरे क्या हो रहा है, 23 किसी चीज से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहां से तुम निकालोगे इन दोनों के, देखो निकाल कर दूं, इसका HCF आएगा 2, और एलसीएम के लिए इन सब की आपस में गुणा करो, फिर उसकी 2 से गुणा करो। और अगर अपन 336 और 54 का निकाले, तो 54 को करोगे अपन, 54 को मैं लिखूंगा 2 गुणा 27 दूनी 54 होते हैं, और 27 3 से भी कटता है, फिर 3 से कटेगा, और फिर 3 से कटेगा, और फिर मैं लिखूंगा 336, ये पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 168 बार, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 से कितनी बार जाएगा ये, 8 चौक 32 है 84 बार, फिर 2 से काटो 42 बार, फिर 2 से गया 21 बार, फिर 3 से गया 7 बार, फिर 7 से गया 1 बार। तो इसका HCF कितना आया, देखो 1 2 ये कॉमन, और 1 3 ये कॉमन, यानी इसका HCF आ गया 6, और इन्हें छोड़कर बाकी जितने बचे सबके आपस में गुणा, और 6 से गुणा हो जाएगा एलसीएम। सेटिस्फाई खुद करोगे, प्रूफ खुद करोगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा मजेदार सा छोटा सा, क्या करा, तो करा HCF एलसीएम ज्ञात करने भाई, फिर से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। एक तो मैं छोटा सा मेथड बताऊं अलग अलग ना लिख के, जैसे अभाज्य से निकालना चाहूँ, देखो 12 को क्या लिखूंगा मैं, 12 को लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 को क्या लिखूंगा मैं, 15 को लिखूंगा मैं 3 गुणा 5, और 21 को क्या लिखा जाएगा मेरे भाई, 21 को लिखा जाएगा 3 गुणा 7। देखो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो इसका जो अपना HCF हो गया ना, HCF वो अपना 3 ही हो गया, वो अपना क्या हो गया 3 ही हो गया, 3 ही हो गया। और अगर मैं LCM निकालूं, LCM निकालूं, LCM निकालूंगा, तो देखो 3 तो ये कॉमन है, इसे छोड़ के जो बचा उसकी गुणा करो, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140, और 140 दिया 420, एलसीएम हो गया 420। पहाड़े भाई देखो, अगर तुम्हें छोटी बहुत गुणा भाग सही से आ रही है ना, तो तुम आराम से कर लो बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन फिर तुम इसे अलग करोगे, भैया 41 को गुणा करूंगा मैं 42 से, कैसे होगा, क्यों करनी है, 41 दूनी करो सीधा, 40 दूनी 4 का पहाड़ा पढ़ो, उसमें उतने जोड़ते रहो। अबे क्या हो रहा है भाई, देखो बोर्ड भी नाराज सा हो रहा है। 17 को क्या लिखेंगे अपन, 17 ही लिखेंगे, 23 को क्या लिखेंगे, 23 ही लिखेंगे, 29 को क्या लिखेंगे, 29 ही लिखेंगे। अब ये क्या होगा भैया क्यों लिख दिया, देखो ये सारी सारी अभाज्य संख्या किसी चीज से डिवाइड नहीं होती, तो इसका मैं सीधा LCM लिखूंगा 17 गुणा 23 गुणा 29, और HCF कितना आएगा, क्या इन सब में कुछ चीज कॉमन आई, तो 0 मत लिख दियो बेटे, क्योंकि गुणा में 1 भी है, और 0 से हम किसी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते, 1 से सभी संख्या डिवाइड होती है, इसलिए इसका HCF 1 आ गया। सारी अभाज्य संख्याएं हो तो उनका HCF 1 होता है, ये याद रखना वाला LCM। देखो 8 को डिवाइड, 8 को लिखोगे तुम 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 को लिखोगे 3 गुणा 3, यहीं से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका HCF तो सीधा सीधा 1 आ गया, HCF तो सीधा सीधा 1 आ गया, HCF तो सीधा सीधा 1 आ गया, और इसका जो LCM आएगा ना, वो इन तीनों के आपस में गुणा ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 4 कह रहा है, अच्छा भाई ये क्वेश्चन बढ़िया, ये कह रहा है HCF इन दोनों संख्याओं का 9 दिया है, और LCM ज्ञात करना हमें, HCF 9 दिया, LCM ज्ञात करना। भाई देखो इसकी 2 विधि है, तुम या तो सीधी सीधी इनके अभाज्य गुणनखंड करके निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड करके निकाल लो, या फिर सेकंड मेथड ये लगा लो कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF, तो लगाओ। देखो गुणा करूंगा बहुत लंबी चौड़ी बात चढ़ेगी, उससे बढ़िया उसके चक्कर मत पड़ो, गुणनखंड वाला मेथड लगा लो,
साफ सीधी बात बताऊं तो मैं गुणनखंड का मेथड कैसे करेंगे, हम दोनों संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे। अब ये कहोगे भैया एक साथ क्यों लिख लिया, देख लो अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 2 से डिवाइड होगा, होगा 2 एकम 2 पंजे 10 या 6, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से हो जाएगा डिवाइड। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, होगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 नम 27, देखो 6 तो होता ही है, 7 5 12 ये भी होगा। अब 3 से होगा, 5 और 1 6 होगा, 3 17 51, और ये 3 से होगा, 3 7 21 और 3 3 9। अब देखो 17 किसी चीज से डिवाइड नहीं होगा, तो 17 एकम 17, 73 भी नहीं होगा, 73 का 73, और फिर 73 भी नहीं होगा, तो मैं 73 को भी ऐसे लिख दूंगा। अब ये जो सारी चीज आई ना, ये जो सारी चीज आई, ये होती है अपनी एलसीएम। अच्छा एचसीएफ में ये वाला रूल मत लगा देना, ये सिर्फ एलसीएम में वैलिड है, इसमें हमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधी गुणा कर दो। तो क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 73, ये हो जाएगा इसका एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई। चलिए जांच कीजिए क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। भाई देखो ये आ गया नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का क्वेश्चन, यानी इकाई के अंक का क्वेश्चन। ये कह रहा है क्या किसी ऐसी कोई संख्या है कि मैं 6 की पावर n लगाऊं और उसका जो इकाई का अंक है सारा वहां पे 0 आ जाए, इकाई का अंक 0 आ जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इकाई का अंक 0 होने के लिए, इकाई का अंक 0 होने के लिए क्या वह संख्या 10 से डिवाइड होगी। भाई 10 से डिवाइड होगी यह संख्या, अगर इकाई का अंक 0 है तो 10 से तो पूरी डिवाइड होगी। 10 से डिवाइड होने का मतलब है कि वह 2 से और 5 से भी डिवाइड होगी, दोनों से डिवाइड होगी एक साथ। और 6 को कैसे लिखूंगा मैं, 6 की पावर n को 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुणा 3 में, यहाँ पे लिखोगे 2 गुणा 3 में 5 नहीं आ रहा है। अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n में इकाई का अंक 0 चला जाए। ठीक है भाई, इकाई का अंक 0 चला जाए, ऐसी कोई भी अपने पास संख्या नहीं है, चाहे वो तुम प्राकृतिक संख्या, ये क्या पूछा प्राकृतिक संख्या। और भाई इकाई का अंक 0 होने का मतलब है उसे 10 से डिवाइड होना पड़ेगा, 10 से डिवाइड होगा तो मतलब वो 2 गुणा 5 दोनों से डिवाइड होगा। और जब हमने इसके फैक्टर किए क्या आया, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, क्या यहाँ से तुम 10 बना सकते हो, क्या ऐसी कोई संख्या है 3 से गुणा करके तुम 10 बना दो, नहीं है ना मेरे भाई, नहीं है ना। तो इसका मतलब ऐसी कोई भी हमारे पास संख्या नहीं होगी जिसको हम 6 की पावर लगा के इकाई का अंक हम 0 बना सकें, 0 बना सकें। चलिए भाई आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या कीजिए कि ये वाली दोनों की दोनों संख्या क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ये कह रहा कि ये बताइए भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखो भाई हमने क्या बताया, यहाँ पे प्लस भी आ रहा, गुणा होता तो हम सीधे ऐसे बोल देते, प्लस भी आ रहा तो हमें पहले इसे सोल्व करना, पहले इसे हमें सोल्व करना। तो हमने क्या बताया भाई, पहले कुछ तो बताया था भैया, भाज्य संख्या में कुछ बताया, याद आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद करना है। भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए। तो देखो ये क्या लिखा हुआ भाई, ये लिखा हुआ 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस का 13, ठीक है। और इधर क्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। कर लो सोल्व, इन तीनों की गुणा करके चलो करो, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 143 गुणा 7 और प्लस 13। वैसे हम इसे कर सकते हैं, देखो इसे हम कर सकते हैं कि 7 गुणा 11 कितना होगा 77, और गुणा में लिखा हुआ है, यहां से अगर मैं 13 को, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे हम, ये हो गया 77 गुणा 13 प्लस 13,
13 सत्ता 91 और 13 सत्ता 91 और 900 प्लस 13 यानी कि 1014 1014 आया 1014 आया। क्या ये 2 से डिवाइड नहीं है भाई 2 से तो ये पूरा डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 से कटेगा, 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और ये भाई 2 से विभाजित होगा तो इसका मतलब ये वाली संख्या कैसी होगी अपनी, ये हो गई भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब इसे देखो 2 तिया 6 चौक 24 पंजे 120 120 छक्का 12 72 720 और 7 गुणा 720 और प्लस में लिखना है 5 और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 0 7 दूनी 14 7 सत्ते 49 यानी 50 और प्लस 5 ये कितना हो गया भाई 5045। क्या ये 5 से डिविजिबल नहीं है, क्या ये 5 से डिविजिबल नहीं है तो 5 तो क्या यह संख्या 5 है, नहीं ये 5045 है। तो इसका मतलब ये स्वयं को, खुद को और एक को छोड़कर किसी और संख्या से भी विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो इसका मतलब ये वाली संख्या भी क्या हो गई भाज्य संख्या, ये भी कैसी हो गई भाज्य संख्या। चलिए मेरे भाई ये अपना लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बोल रहा है कि एक खेल का मैदान है और वो मैदान कैसा है वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए सोहिल को, सॉरी सोहिल नहीं है सोनिया है, ये सोहिल नहीं है सोनिया है, ठीक है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से प्रारंभ करते हैं तो वो पुनः कितने समय बाद मिलेंगे, पुनः कितने समय बाद मिलेंगे मेरे भाई। देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। पुनः ये बोल रहा है सानिया को लगे 18 मिनट, सोनिया को कितने लगे 18 मिनट, रवि को कितने मिले 12 मिनट, रवि को 12 मिनट लगे। अब वो बोला पुनः कितने पे मिलेंगे, पुनः मतलब ऐसा स्थान जहां पे दोनों आ जाएं, जहां पर दोनों आ जाएं। और ऐसी एक संख्या बताई थी हमने LCM, LCM वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाए, मतलब वहां पे दोनों आ रही है, दोनों संख्या आ रही है ना, तो इन दोनों के टाइम का मैं एलसीएम निकालूंगा, लघुत्तम समापवर्त्य निकालूंगा तो वो वही टाइम आ जाएगा। ये पूछ रहा कितने समय बाद, समय पूछा ना, वही समय आ जाएगा जहां पर ये दोनों के दोनों दोबारा से मिल रहे होंगे। तो चलिए निकाल लो इनका एलसीएम। 18 को क्या लिखूंगा मेरे भाई 2 गुणा 3 और गुणा में 3, ठीक है। और 12 को क्या लिखूंगा मैं, 12 को लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो यहां से 2 आया कॉमन, यहां से 3 आया कॉमन, कितना हो गया ये 6 तो हो गया इसका एचसीएफ। लेकिन हमें निकालना क्या था एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे उन्हें दोबारा से मिलना है, ठीक है। तो जो बचा उसके गुणा और लिख दो, 6 दूनी 12 और 12 तिया सॉरी हाँ सही, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36। तो इसका मतलब है वो 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद रवि जो है वो सोनिया को दोबारा से मिल जाएगा, रवि सोनिया को 36 मिनट बाद दोबारा से मिल जाएगा। तो कैसी लगी एक्सरसाइज, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अपनी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, बाय बाय एंड टेक केयर।